साथियों, आज की बैठक में 26 एजेंडे रखे गए, जिसमें से 22 एजेंडों पर सर्वसम्मति से पारित किया गया। मुझे खुशी है बताते हुए कि इस वर्ष गुरु रविदास जी महाराज उनके प्रकाश पर्व के 650वें वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस वर्ष 650 प्रकाश पर्व पर हमने निर्णय किया है कि राज्य स्तर पर धूमधाम से मनाया जाएगा। इस आयोजन के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया जाएगा। 29 जुलाई को एक प्रतिनिधिमंडल गुरु रविदास जी महाराज की जन्मभूमि वाराणसी में आयोजित विशेष धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों तथा पूजा अर्चना में भाग लेगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी, तमाम हमारे पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं की गर्मामयी उपस्थिति में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्मस्थली की पावन मिट्टी से सुशोभित कलश लेकर के हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल को वो सौंपा जाएगा वहाँ से। और इसके उपरांत यह प्रतिनिधिमंडल 30 जुलाई की सायं पावन कलश लेकर के सिरहोल बॉर्डर गुरुग्राम पहुँचेगा, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा इसका भव्य स्वागत किया जाएगा। 30 जुलाई को वो आएंगे, 29 को 30 को आएंगे, 29 को उनको सौंपेंगे। चले तो गए वो। हाँ, स्वागत उपरांत यह पावन कलश गुरुग्राम स्थित श्री शीतला माता मंदिर में स्थापित किया जाएगा। तत्पश्चात इस पावन कलश की माटी 4 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के सभी हमारे संगठनात्मक 27 जिलों के जिलाध्यक्षों एवं सामाजिक प्रतिनिधियों को विधिवत प्रदान की जाएगी। उसके आगे 27 कलश बनेंगे, वो अलग अलग जिले में जाएंगे। और इसके बाद जिला स्तर के ऊपर जब वो कलश जाएगा तो हमारे जो संगठनात्मक मंडल हैं, मंडलों के अध्यक्ष वो वहाँ आएंगे जिला स्तर के ऊपर। फिर उस पवित्र माटी में से हर मंडल के अनुसार एक एक कलश जाएगा, वो उस मंडल में जाएगा। उस मंडल के बाद वो कलश हर गांव घर घर जाएगा, वो पवित्र माटी, ताकि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के समरसता, समानता, सामाजिक न्याय, मानव कल्याण के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जा सके तथा समरसता संकल्प अभियान को व्यापक जन भागीदारी के साथ इसको हर घर तक पहुंचाया जा सके। ये पूरा लगभग उनकी जयंती तक 20 फरवरी को गुरु रविदास जी की जयंती है। ये लगातार अलग अलग उसमें कार्यक्रम चलते रहेंगे। मैंने कहा है कि उसके लिए कमेटी बनेगी और इसको बड़े स्तर के ऊपर मनाने का निर्णय हमने लिया है। साथियों, मंत्रिमंडल ने
जो आज निर्णय किए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क में छूट तथा निश्चित शुल्क निर्धारित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत पंजीकृत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और लाभार्थियों के लिए 60 वर्ग मीटर तक के पात्र आवासीय इकाइयों पर यह लागू होगा। पात्र आवासीय इकाइयों के लिए कन्वेंस डीड पर प्रति दस्तावेज 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा और इसके अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी भी 500 रुपये प्रति दस्तावेज की गई है। ये पीएम आवास योजना के लिए उसके अंदर ये किया गया है। और इसी प्रकार अग्निवीर, जो भारत सरकार का ध्येय है कि सशस्त्र बलों में अपनी सेवाएं देने के बाद हमारे प्रशिक्षित अग्निवीरों को कैरियर के अच्छे अवसर मिले, इसी पहल को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने पहले से ही अग्निवीरों को सीधी भर्ती का आरक्षण का लाभ दिया है। आज मंत्रिमंडल ने इंडियन रिजर्व बटालियन IRB और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF, फायर ऑपरेटर सह ड्राइवर और वाइल्ड लाइफ गार्डों के पदों पर हरियाणा राज्य के निवासी अग्निवीरों को 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करने की भी प्रस्ताव मंजूरी दी है, क्योंकि छूट गए थे पीछे, इनको भी उसमें कवर कर लिया है। इस निर्णय से हमारे अग्निवीरों द्वारा सैन्य सेवाओं के दौरान हासिल किए गए कौशल व प्रशिक्षण का उपयोग इस विशेष एजेंसी को मजबूत करने में किया जाएगा। राज्य सरकार ने पहले ही ग्रुप बी पदों पर 1%, ग्रुप सी पदों पर 5%, पुलिस विभाग में कांस्टेबल पदों पर 20%, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन व माइनिंग गार्ड के पदों में 20% का आरक्षण वो पहले दिया हुआ है। इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने आज हरियाणा राज्य पटवारी समूह सी सेवा नियम 2011 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। संशोधित नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगे। नए नियुक्त पटवारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण अवधि 1.5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष किया गया है। पटवार स्कूल में 6 महीने का संस्थागत प्रशिक्षण और उसके बाद 6 महीने का फील्ड प्रशिक्षण शामिल होगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने नए नियुक्त पटवारियों की सेवा शर्तों में महत्वपूर्ण सुधार को भी मंजूरी दी है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान वजीफा मिलने के बजाय अब उन्हें नियमित वेतन दिया जाएगा, जिसकी हमने घोषणा भी की थी। यह हमारी घोषणा भी पूरी होगी। अस्थायी रूप से नियुक्त प्रत्येक पटवारी को निर्धारित अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधिकतम 4 अवसर दिए जाएंगे, क्योंकि अगर उसका इंक्रीमेंट, उसकी प्रमोशन का है, कोई जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, अगर एक में नहीं निकलता दूसरा मौका देंगे। इस प्रकार उसको 4 मौके दिए जाएंगे। इसी प्रकार आज मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मार्च 2026 में बजट अभिभाषण के दौरान घोषणा मैंने की थी। राज्य में महिलाओं के नाम पर खरीदे और रजिस्टर्ड किए जाने वाले
नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों पर वर्तमान मोटर वाहन पर 1% की छूट दी जाएगी। अगर महिला के नाम के ऊपर कोई व्हीकल लेते हैं तो उसके ऊपर 1% की छूट दी जाएगी। आज इस घोषणा को मूर्त रूप देते हुए मंत्रिमंडल ने महिलाओं के नाम पर नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन के मामले में 20 लाख रुपए तक के एक्स शोरूम कीमत के 1% के बराबर छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस पहल से हमारी महिलाएं अपने नाम पर वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगी। इससे महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ेगी, उनका वित्तीय सशक्तिकरण मजबूत होगा। 1% की यह छूट वर्तमान में लागू मोटर वाहन कर के अतिरिक्त लाभ के रूप में प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। मार्च में जब 2026 में विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए मैंने घोषणा की थी कि मोटर वाहन कर में 20% की छूट को बढ़ाया जाएगा। इस घोषणा को पूरा करते हुए आज मंत्रिमंडल ने 30 लाख रुपए तक के एक्स शोरूम मूल्य वाले 2, 3 और 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के नए पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में 100% छूट देने की प्रस्ताव को मंजूरी की है। इसके अलावा 30 लाख से ऊपर की कीमत के वाहनों को 50% की छूट मिलेगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। और इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, हमारे जो अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा एवं विकास के लिए आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन होगा। आयोग में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 5 गैर सरकारी सदस्य, एक सचिव होंगे जिनका कार्यकाल 3 वर्ष रखने का प्रस्ताव है। आयोग को जांच के दौरान सिविल न्यायालयों जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी। आयोग सरकारी योजनाओं की निगरानी, शिकायतों की जांच, अनुसंधान तथा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास के लिए भी सिफारिशें करेगा। मंत्रिमंडल ने शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने की नीति में राहत देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस नीति के अनुसार 3 मामलों में निर्धारित समय सीमा में छूट को मंजूरी दी है, जिसमें शहीद जवानों के पुत्र एवं पुत्रियां अपने माता पिता की शहादत के समय नाबालिग थे। करनाल निवासी स्वर्गीय SWR सुल्तान सिंह पुत्र हर्ष जो भारतीय सेना में थे। भिवानी निवासी स्वर्गीय CT ब्यूजी प्रदीप जो CRP में थे, पुत्री खुशबू। और भिवानी निवासी स्वर्गीय CT ब्यूज संदीप कुमार CRPF के में थे, पुत्र योगेश जो CRPF में थे। ऐसे 3 लोगों को आज उसमें छूट दे करके उनको इस योजना के शहीदों के आश्रितों को
अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का निर्णय किया है।